हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विंग से उड़ान। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम जूनियर असिस्टेंट का 2024 का पेपर डिस्कस करेंगे। उसमें सिर्फ मैथ का कंपोनेंट आज डिस्कस करेंगे। आज की ये वीडियो सिर्फ मैथ्स के कंपोनेंट में जितने क्वेश्चंस आए थे जूनियर असिस्टेंट के वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने साथ में प्रैक्टिस करना, अपने एंड पे पहले वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना। बिल्कुल इजी लेवल है, ज्यादा टफ भी नहीं है। जल्दी ये वीडियो भी छोटी रहने वाली है और उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन आते होंगे। इससे आपको एटलीस्ट ये आइडिया लग जाएगा कि जो रिसेंटली पेपर 2024 में आया जूनियर असिस्टेंट का, उसका लेवल क्या है और आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि पीवाईक्यूज होते ही इसलिए कि आप एनालाइज कर पाए कि जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर रहा है कौन से चैप्टर से ज्यादा सेट कर रहा है, किस तरह के क्वेश्चन सेट कर रहा है और उसका लेवल क्या है। तो आज मैं यही कोशिश करेंगे हम कि ये जो जूनियर असिस्टेंट की सीरीज है उसमें पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे मैथ्स के, रीजनिंग के और कंप्यूटर के, ताकि आपको हेल्प रहे कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और छोटी वीडियोस रहने वाली हैं, ज्यादा लेंथी नहीं रहेंगी। 15-20 मिनट्स की वीडियो रहेंगी जो जल्दी से आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लेंगी और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। ठीक है, और अगर कोई ये फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है तो इससे पहले वीडियो मैंने एनालिसिस पे वीडियो बनाई हुई है जूनियर असिस्टेंट के, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया है मैथ्स का, रीजनिंग के कंपोनेंट के किस चैप्टर से कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितना क्या क्या वेटेज है। आप वो भी जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे हम मैथ्स की क्वेश्चन नंबर 1 से, जूनियर असिस्टेंट 2024 पीवाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, मैं थोड़ा साइड हो रहा हूं, पहले आप इस क्वेश्चन को पॉज करके अपने एंड पे सॉल्व करिएगा, फिर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कर दूं। अब आप अपने एंड पे सॉल्व करिएगा इसको। ठीक है, अब देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो P and Q are two positive integers such that PQ is equal to 64. Which of the following cannot be the value of P plus Q? अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। अब वहां से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया P और Q क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स है। इंटीजर्स आपको पता है क्या है, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन भी है। यहाँ पे आपको लास्ट क्वेश्चन आएगा कि इंटीजर्स क्या है, रैशनल नंबर क्या है, वो आपको ऑप्शंस में आएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इंटीजर्स होते हैं जो नेगेटिव भी हो, जीरो भी होते हैं और पॉजिटिव भी हो। ठीक है, इन्होंने कहा यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब P और Q दोनों मिलकर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रही है, 64 वैल्यू आ रही है। तो बताइए P प्लस Q जब आप सेम नंबर जो आपने यहाँ पे पुट किए जिनको मल्टीप्लाई करके 64 आ रहा है, जब यहाँ पुट करेंगे और उनको ऐड करोगे तो फिर आपने बताना है उनको ऐड करने के बाद क्या ये 16 बनेगा, 20 बनेगा, 35। ये यहाँ पे 65 है कि 65 कौन से ऐसा वैल्यू जो इनको ऐड करने के बाद नहीं आएगी, कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ P प्लस Q। अब देखिए ये सिंपल आपको ऑब्जर्व करना है कि P को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा Q से तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 64 आनी चाहिए। एक आपको वैल्यू बहुत अच्छे से पता है, अगर मैं 1 को ही मल्टीप्लाई कर दूं 64 से, दोनों पॉजिटिव है और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 64 आ रहा है। अब अगर मैं P को, अब आपको पता है 64, अगर P को मैं मान लीजिए सपोज करूं 2 रखूं और 2 को मैं डबल करता हूं, अगर 32 से मल्टीप्लाई करता हूं तब भी 64 आएगा, ये भी आपको पता है। आपने क्या करना है, वो वैल्यूज पुट करनी है, दो पॉजिटिव इंटीजर जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 64 आना चाहिए, 64 बनना चाहिए। एक आपको पता है जब मैं 8 इंटू 8 करता हूं, 8 का स्क्वायर ही क्या होता है, 64 होता है, तो ये भी बनता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 16 को, अगर मैं 16 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से तब भी क्या बनेगा आपका, 64 बनेगा। एक्चुअल में ये वो नंबर्स हैं जो आप फ्रीक्वेंटली देखते हैं कैलकुलेशन करने के वक्त कि भाई 64, ये 16 इंटू 4 भी 64, 88 64, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 1 64। तो ये कुछ चार ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा। अब क्या करना है आपने, इन P और Q की जो वैल्यूज है इनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद इनमें से वो वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। जब आप 1 और 64 को ऐड करोगे क्या आएगा, 65। क्या 65 ऑप्शन में है, यस है। अब मुझे बताइए 32 प्लस 2 ऐड करोगे क्या आएगा, 32 और 2 ऐड करोगे क्या आएगा बेटा, 34। क्या 34 ऑप्शन में है, नहीं है, 34 ऑप्शन में नहीं है। इसको रखिए साइड पे। 8 प्लस 8 करेंगे तो क्या आएगा, 16। क्या 16 ऑप्शन में है, बिल्कुल है ऑप्शन में। अब 16 प्लस 4 अगर आप ऐड करते हो तो क्या आएगा, 20 आएगा। क्या 20 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये जो एक नंबर ये आना चाहिए था 34, बट यहां पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, 35 लिखा हुआ है। मतलब P और Q को ऐड करने के बाद आपका 35
नहीं बनेगा। इसका मतलब यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि वीडियो को भी थोड़ा सा शॉर्ट रखना है ताकि आपका ज्यादा टाइम भी ना जाए। ठीक है, अब देखिए कह रहे इन अ स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड 50% क्रिकेट। इफ 18% नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट, द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेइंग बोथ। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आपने वेन डायग्राम पढ़ी है ना, एक तो वेन डायग्राम पढ़ते हैं सिलोगिज्म के लिए, एक वेन डायग्राम चैप्टर होता है, अगर आपने वेन डायग्राम पढ़ी है तो बड़े इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वेन डायग्राम में ये वेन डायग्राम का बनेगा, क्योंकि दो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, दो गेम्स की बात हो रही है, एक क्रिकेट और एक फुटबॉल, तो दो का ये बनेगा। अगर तीन की बात हो तो तीसरा सर्कल भी आता है। तो मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फुटबॉल को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फुटबॉल को, और ये जो पूरा सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिकेट को, इसको कर रहा है क्रिकेट। अब देखिए इन्होंने कहा 40% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, तो मैं मान लेता हूं इस सर्कल की जो वैल्यू है वो है 40%, और 50% मैं मान लेता हूं क्रिकेट की वैल्यू है। समझ आ गया? अब अगर आपको ये डायग्राम समझ आती है, मैं एक बार समझा देता हूं। अगर कोई भी वैल्यू इस पॉइंट पे आती है तो इसका मतलब होता है यहां पे वो स्टूडेंट्स होंगे या फिर वो पर्सन होंगे जो सिर्फ क्रिकेट, सॉरी, जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। यहां पे वो पर्सन होंगे जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, और यहां पे वो पर्सन होंगे जो फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हो। तो इस डायग्राम का ये मीनिंग होगा, और उम्मीद है आप सबको पता भी होगा। ठीक है, चलिए जी, अब ये आ गया। अब मुझे बताइए, उन्होंने लिखा 18% वो स्टूडेंट्स हैं जो ना कि फुटबॉल खेलते हैं और ना ही वो क्रिकेट खेलते हैं, दोनों गेम्स नहीं खेलते। अब आपको ये कंक्लूड करना है, ये आपको गिवन है डेटा। अब इससे कंक्लूड करके आपने आंसर निकालना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों खेलते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बोथ द गेम्स। ठीक है, अब देखिए मुझे एक बात बताइए, कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है बेटा, 100% होती है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 भी खुद में क्या है, 100% है। ये तो परसेंटेज में सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं मान लू 40% फुटबॉल खेलने वाले हैं, और फिर मैं मान लू 50% अगर क्रिकेट खेलने वाले हैं, और फिर मैं मान लू ये जो 18% है, तो ये भी स्टूडेंट्स ही है ना जो कुछ भी नहीं खेलने वाले, जो कुछ भी नहीं खेलते, तो इन सबको मैं अगर ऐड करूंगा तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, 108% बनेगी। तो मुझे बताइए 108% हो सकता है क्या? नहीं। अगर स्टूडेंट्स की बात करें, जितने भी स्टूडेंट्स वो अपने आप में 100% होंगे, 108% कोई फिगर नहीं होगी। कोई भी चाहे वो 10 है वो अपने आप में 100% है, 20 है अपने आप में 100% है, 15 है अपने आप में 100% है। तो बेटा इन सब की जो वैल्यू आनी चाहिए थी ना टोटल होकर, वो आनी चाहिए 100%। 100 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, नीचे नहीं आनी चाहिए। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूं कि 40% फुटबॉल खेलने वाले, 50% क्रिकेट खेलने वाले, 18% जो कुछ भी नहीं खेलते, तो तीनों को ऐड करो तो 108% बनेगा। बट ये हो नहीं सकता, क्योंकि हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है। फिर ये 8% कौन है? ये 8% की वैल्यू कौन है जो 100 से ज्यादा है? एक्चुअल में ये 8% वही 8% है जो दोनों गेम खेलते हैं, जो क्या करते हैं, दोनों गेम खेलते हैं। मतलब वो फुटबॉल भी खेलते हैं और बेटा वो क्रिकेट भी खेलते हैं। तो ये 8% वही स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं और जो क्रिकेट भी खेलते हैं। समझ आ गई ये बात आपको? अब देखिए यहां पे फुटबॉल का अगर ये पूरा जो सर्कल अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है 40%, तो 40 में से ये आप 8% लिख चुके हो। तो 40 में से जब 8 निकालोगे पीछे कितना बचेगा बेटा, 32%। अब मुझे बताइए इस पूरे सर्कल की अगर वैल्यू 50% है, 50 में आप 8% लिख चुके हो, तो पीछे कितना बचा, 42%। समझ आइए कैसे लिखा मैंने? ये पूरा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है 40%, ये पूरा सर्कल कर रहा है 50%, और 8% हमने फाइंड कर लिया, तो 8% आ गया बेटा, ये समझ आ गया। अब देखिए, अब आप इन सब को टोटल करोगे ना बेटा, इन सब को टोटल करोगे तो आपकी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 100%। मतलब जैसे अब देखिए 8% को ऐड करोगे इसमें, बट यहां से करिए, 42 और 8 कितना हो गया बेटा, 50%, और 32% क्या हो गया बेटा, ये 32%, और टोटल कितना आ गया बेटा, ये आ गया 82%। आप बोलोगे 100% नहीं हुआ बेटा, लेकिन वो जो 18% स्टूडेंट्स हैं जो कुछ भी नहीं खेलेंगे, वो भी तो 100% का हिस्सा है। तो आप जब सबको ऐड करोगे तो बेटा वैल्यू क्या आएगी, 100% वैल्यू आएगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 20% 20% ऑफ 25% ऑफ 300 का फाइंड करना।
दो जीरो कैंसिल, 25 वन जार, और ये आ गया 4, 4 वन जार, 5 जार 20, 5 3 जार बेटा कितना हो गया 15। इसका मतलब वैल्यू कितनी आएगी 50। सिंपल है ये बेटा, कुछ लेवल नहीं, लेवल आपको दिख रहा है। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किए, बिल्कुल टफ नहीं थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे, कुछ ज्यादा क्वेश्चन लेवल बिल्कुल नहीं था। ठीक है, अब आ जाइए, अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, मीन किसको बोलते हैं अब आपको पता है, मीन या फिर एवरेज जो होती है ये सेम चीज होती है, और एवरेज का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑल ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये आप ऑब्जर्वेशंस, ये आपको अच्छे से फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए यहां पे। अब देखिए ये कह रहे हैं कि अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग 12 नंबर्स, 12 नंबर का जो मीन है वो कितना है। अच्छा, मीन का पूछा जा रहा है कि मीन बताइए कितना है, फाइंड करिए 12 नंबर्स का। ठीक है, और 12 नंबर्स कौन से हैं, ये वाले सारे नंबर। ही फाउंड द मीन टू बी 12, समझ आया, कह रहे 12 ही नंबर से, उन 12 नंबर का मीन भी 12 आ रहा है, और आपको जो 12 नंबर्स दिए वो भी दिए, और उसमें बस ये एक जो x की वैल्यू है ये आपको फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल है। हम सबसे पहले एवरेज लिखते हैं, तो एवरेज क्या है इसमें, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, चलिए, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 8 प्लस x, ये मिलाकर टोटल हो गए 12, डिवाइडेड बाय ये कितने टोटल नंबर से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने 12, इन नंबर को काउंट करोगे ये 12, और इसका जो मीन निकल कर आया या फिर जो एवरेज निकल कर आया वो कितना है 12 है। ही फाउंड द मीन टू बी 12, ये भी बेटा 12 है, ये भी बेटा 12 है। ठीक है, अब मुझे बताइए, बोला x की वैल्यू फाइंड करनी, तो बेटा आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, इनको ऐड करिए, इसको यहां पर भेजिए, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 144 आ जाएगा, यहाँ पर x प्लस जब करोगे ये सारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, करते हैं ऐड यहाँ पे, ये हो गया 14 21 30 45 55 58 66 66 और 10 करिए 76 86 96 106 116 और ये 124 और 121 और ये 7 कितना हो गया 128 और ये 9 कितना हो गया 137। ये बेटा पूरी वैल्यू आई 137, और जब x को आप इस तरफ करोगे ये माइनस हो जाएगा 137 इजिकल टू जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3 और 4 7। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 7। जब आप 7 पुट करोगे मीन निकालोगे 12 ही आपका आंसर आएगा। खत्म बात, डन, समझ आया ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक अभी इजी था, टफ नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन पे आ जाए। The average of 100 observations was calculated as 35। क्या बोला इन्होंने 100 observations, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने 100, ऊपर क्या आता है बेटा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या वैल्यू आ रही है उसकी 35। कह रहे इट वाज फाउंड लेटर, बाद में ये देखा गया कि वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज मिसरेड। ये जो ऑब्जर्वेशन जो 100 ऑब्जर्वेशन में थी इनमें से एक ऑब्जर्वेशन को क्या किया गया मिसरेड किया गया, उसको 83 रीड किया गया इंस्टेड ऑफ 53। मतलब एक्चुअल में वैल्यू जो थी वो 53 थी, बट हमने रीड क्या कर लिया 83 रीड कर लिया। समझ आया? तो कह रहे थे करेक्ट एवरेजेस बताइए क्या होगा, बस ये चीज है। अब मुझे बताइए अगर मैं सम की बात करूं, आपने इसको सॉल्व कैसे करना है याद रखिएगा। देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एवरेज, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से निकलेगा। हम पहले सम निकाल लेते हैं, ये जो 100 ऑब्जर्वेशन का जो सम है वो कितना होगा, सम इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा 3500। कितना हो जाएगा बेटा 3500, ये 100 को मैंने वहां भेज दिया 3500 हो गया। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, हमने सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन है जिसको हमने मिसरीड किया, कौन सी 83 वाली को है, वो वैल्यू क्या थी 53, वैल्यू थी 53, रीड आपने की 83। बस मुझे ये बता दीजिए कि ये इंक्रीज एक्स्ट्रा कितना आपने इंक्रीज किया। आप बोलेंगे 30 जो
वैल्यू है 30, नंबर आपने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया, यही किया ना आपने। 53 रीड करना था, 83 रीड कर लिया, जो 30 नंबर था वो आपने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया। तो हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा हमने काउंट किया उसको माइनस कर लेते हैं। अब अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि माइनस क्यों करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा, 100 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, उन 100 का जो सम होता है वो यहीं पे तो होता है सारा का सारा, और सम हमने निकाल दिया कि उन 100 ऑब्जर्वेशन का, ये जो 100 ऑब्जर्वेशन थी इनका जो सम था वो बेटा कितना है, 3500 है। सम क्या है, इन 100 के 100, इन 100 ऑब्जर्वेशन की अलग अलग वैल्यू रहेगी, 1 2 14 15 ऐसा ऐड कर करके कितना बनाया 3500, और उनमें से एक ऑब्जर्वेशन को हमने मिस रीड किया, हमने करना था 53 ऐड बट कर 83 दिया, तो कितना एक्स्ट्रा ऐड किया 30, तो जितना एक्स्ट्रा किया उसी को माइनस कर लेते। तो मैंने कर लिया -30, -30 कर लिया, ये आ गया 3470। ये बेटा न्यू सम है आपका, ये न्यू सम है आपका। न्यू सम कब, जब आपने मिसरीड नहीं किया, आपने जो वैल्यू थी उसी को ऐड किया, 53 रीड किया, तो आपका सम आया कितना 3470। अब आपने फाइंड करना है कि द करेक्ट एवरेज क्या होगी, क्योंकि ये जो पहले एवरेज थी वो तो गलत आ रही थी क्योंकि उसने एक मिस रीड किया था। अब एवरेज जो फाइंड करनी है वो हमने इस सम के अकॉर्डिंगली करनी है। तो बेटा सम की वैल्यू क्या है 3470 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने, ये तो 100 रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, इज इक्वल टू एवरेज जो हमें फाइंड करनी है। तो आप मुझे बताइए 0 0 कैंसिल, ये आ गया 34.7, ये आपका आंसर आ गया। तो एवरेज जो न्यू एवरेज है वो कितनी है 34.7 आंसर है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, थोड़ा सा अच्छा था क्वेश्चन बट इतना कोई टफ नहीं था, ठीक है, आता ही होगा आपको, तकरीबन बच्चों को आता होगा ये, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ द एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट्स, कह रहे 6 स्टूडेंट्स का, बेटा ये 6 नीचे आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और 6 है नंबर, 6 पर्सन का, 6 स्टूडेंट्स का जो ये ऊपर आ गया सम, वो उनका जो दी एवरेज वेट कितना बेटा 50 है, समझ आ गया। तो मुझे बताइए अगर मैं एक एक पर्सन का वेट को ऐड करूंगा तो वो कितना आ जाएगा 300 केजी आ जाएगा यार, सिंपल यही है ना। 6 को यहां पे भेज दिया तो उन जो 6 स्टूडेंट्स है उन सब का मैंने ऐड किया तो कितना बना 300 केजी बना। कह रहे डेट ऑफ 2 स्टूडेंट्स इज 51 केजी, कह रहे 2 स्टूडेंट का 51 है, 2 स्टूडेंट का 55 है, देन व्हाट, देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल 10 स्टूडेंट्स। अब ये जो दो दो स्टूडेंट की बात हो रही है ये इनके बीच से नहीं हो रही है कि कुछ दो के ये हैं कुछ दो के ये ना, उन्होंने बोला एक्स्ट्रा 2 स्टूडेंट्स, 2 अलग से जो स्टूडेंट्स हैं उनका वेट कितना है 51 केजी। अगर एक स्टूडेंट का 51 है तो 2 स्टूडेंट का कितना होगा 102 केजी। तो मुझे बताइए फिर 2 स्टूडेंट और है, उसका जो ये स्टूडेंट है बेटा स्टूडेंट, ठीक है, उनका जो वेट होगा, अगर एक स्टूडेंट का दैट ऑफ द अदर स्टूडेंट इज टू ऑफ स्टूडेंट इज 51 केजी एंड दैट ऑफ अदर टू इज 55 केजी, और बाकी दोनों का क्या है 55 केजी। तो 55 बेटा कितना हो गया 110 केजी, 110 केजी ये आ गया बेटा आपके पास टोटल। अब कह रहे दी एवरेज वेट ऑफ ऑल द 10 स्टूडेंट्स फाइंड करिए। पहले हम सम कर लेते हैं, सम निकाल लेते हैं ना, 300 400 500 और 512। तो बेटा सम डिवाइडेड बाई, अब 10 है नीचे, इज इक्वल टू एवरेज हमें फाइंड करना है। तो सम मैंने अभी निकाला, इन सब का जब सम किया कितना आया 512 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू एवरेज। तो बेटा ये जब इसको करोगे 51.2 क्या आ जाएगा केजी, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, यही आपका आंसर। समझ आया। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इस पे क्वेश्चन है ये। अब देखिए कुछ फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आपके लिए इजी रहेगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को सॉल्व करने में, बाकी अंडरस्टैंडिंग से भी कई बार बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं। बेटा कॉस्ट प्राइस वो होती है जिसे आप चीज को खरीद कर लाते हो, मतलब आपने किसी होलसेलर से जो चीज खरीद कर लाई वो कॉस्ट प्राइस है आपके लिए, उसके लिए वो सेलिंग है, लेकिन आपके लिए क्या है वो कॉस्ट प्राइस। जब आप सेल करोगे उसको रिटेल में अपनी शॉप से तो वो बन जाएगा सेलिंग प्राइस। आप तो अपना मार्जिन करोगे ना, जो आपने खरीद कर लाई है वो चीज सेम रेट पे तो नहीं सेल करोगे, आप उसमें कुछ अपना मार्जिन ऐड करोगे। अगर आपने 10 रुपीज की चीज लाई है आप उसमें 5 रुपीज ऐड करोगे, 15 में सेल करोगे, ठीक है। तो वो जो 15 में सेल हो रहा है वो होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो होता है जो आप खरीद के ला रहे हैं जिस पे, वो होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ अ रेडियो इज कितना है 600, ठीक है।
कह रहे 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज चार्ज टुवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन। 5% का जो चार्ज है वो कॉस्ट प्राइस पे पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट प्राइस। 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज चार्ज टुवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जितनी कॉस्ट प्राइस थी उसका जो 5% था वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज था। तो बेटा इसका 5% निकाल लो पहले। जब इसका 5% निकालोगे तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, मतलब 30 रुपीज जो है वो क्या है आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पड़े, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पड़े किसके ऊपर, इस 600 वाली चीज को लाने के लिए। एक्चुअल में अब आपका जो कॉस्ट प्राइस बन गया वो क्या बन गया 630, क्योंकि ये खर्चा भी तो आपने खुद अपने पॉकेट से किया ना 630। अब जो आप मार्जिन, अब जो आप सेल करोगे जब, अब आप इस 630 के ऊपर वैल्यू डालोगे, 630 का थोड़ी सेल करोगे, क्योंकि 30 रुपए भी आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपको पड़े, तो आप इस पे भी मार्जिन ऐड करोगे आप, ठीक है। 650 की बेचोगे, 700 की बेचोगे, जैसे भी आगे, ठीक है। अब देखिए आफ्टर एडिंग दैट, इस वैल्यू को ऐड करने के बाद, इफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड 15%, कैसे 630 को ऐड करने के बाद जो अब आपको नेट प्रॉफिट मिल रहा है, नेट प्रॉफिट जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है आपको 15% मिल रहा है, ठीक है। देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द रेडियो। अब आप बताइए कि जो सेलिंग प्राइस जिस पे आपने सेल किया वो कितना होगा। सिंपल है, आप ये कॉस्ट प्राइस आपको पड़ रहा था और इसका आप 15% निकालें, 15% निकाल लीजिए, वो क्या आ जाएगा आपका, वो मार्जिन आ जाएगा जो आप ऐड करोगे इसके ऊपर, समझ आया। अब इसका 15% जब आप निकालोगे, 0 और 0 कैंसिल हो गया, 1.5 आ गया। ये 63 को जब 1.5 से आप मल्टीप्लाई करोगे, ये 63 आ गया, 31.5 आ गया, 31.5 आ गया, 0.5 4 और 9 94.5, 94.5 क्या, ये इसका प्रॉफिट है जो 630 के ऊपर जा रहा है आपका। अब देखो 630 तक आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, 600 कॉस्ट प्राइस है, 30 जो है वो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, इस तक अभी तक आपने कुछ कमाया नहीं। अब कमाने वाली जो वो था वो प्रॉफिट कितना था 15%, और 15% किसका, इसका, तो इसका 15% जो पड़ा वो 94.5 हो गया। अब आपने कह रहे हैं सेलिंग प्राइस, आपने बेचा कितने में, तो बेटा सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना में आपने खरीद के लाया था 630 में, जो प्रॉफिट आपको मिला ऊपर वो कितना मिला 94.5 में, तो 5 ये आ गया, पॉइंट आ गया, 4 आ गया, 12, 724.5, 724.5 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये आपका आ गया आंसर बेटा, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए, इसमें इन्होंने कहा बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 960, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कौन सा है बेटा 960, और कह रहे हैं मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 4%, इतने बेचने पे भी उसको 4% घाटा पड़ा, समझ आया। जब आप चीज लाते हैं, मान लीजिए आपने 100 रुपीज की चीज लाई, कॉस्ट प्राइस था, आपने 50 रुपीज अपना मार्जिन रखा, आपने बोला कि 50 रुपए मुझे मार्जिन मिलना चाहिए, वो 50 जो है वो आपके लिए 100% प्रॉफिट है, समझ आ गया ना, वो जो 50 रुपए है, लेकिन उसपे भी आपको 100% नहीं मिला, उसपे भी आपको लॉस हो रहा है, समझ आ गया। वो है ये चीज कि सेल किया बट आपको लॉस कितना हो रहा है 4% हो रहा है। देखिए ये एक सीधा सीधा फॉर्मूला अगर आप देखेंगे, एसपी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला इनटू 1 माइनस लॉस परसेंटेज, आप बच्चों ने तकरीबन बच्चों ने ये पढ़ा होगा, ये आपको सीधा सीधा पुट कर रहा है, आपको निकालना क्या है, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस को इसी तरफ रहने दीजिए, सेलिंग प्राइस आपको पता है 960 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस लॉस परसेंटेज कितना है बेटा 4%, 4% को आप लिख सकते हो ऐसे 0.04, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 0.04। अब इसी को अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये बेटा बनकर आ जाएगा 960 डिवाइडेड बाय 0.06, ये बनकर आ जाएगा, 100 ऊपर जाएगा तो बेटा ये बनेगा 96, सॉरी इसको ऐसे नहीं, अभी अभी मैं इसको लिख लेता हूं 66 डिवाइडेड बाय 100, ये 100 अब ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू यहां पे कर रहा हूं 96,000 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको सॉल्व करिए, 6 10 और 6 16, ये बेटा 16 बनेगा और 16 पे जाएगा ये, ठीक है। तो ये कहां 16 पे जाएगा, कुछ गलती कर रहा हूं मैं, 1.00 बेटा ये गया कैरी 10, 10 में से 4 गया 6 आया, ये बिल्कुल ठीक था, अभी तक तो ये ठीक था। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पूछिए ना चीज की,
960 मैंने कोई वैल्यू गलत ऐड की है यहाँ पे, बाय सेलिंग प्राइस 960, कॉस्ट प्राइस मैंने ये परसेंटेज वैल्यू डाल दी है। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा फर्दर तो बेटा ये वैल्यू जो बनेगी कॉस्ट प्राइस इसका 6 1 जार 3 गया, 6 जार 16,000 आ गया। 4% बना ना ये 0.04, और 1 को जब आप माइनस करेंगे 0.04 से कैरी गया तो ये बना यहां पर, हाँ ये मैंने यहाँ पे गलती कर दी, सॉरी। यहाँ पे जो वैल्यू आनी थी वो आनी थी 96, 0.96 मैंने गलत किया यहाँ पे, ये यहाँ पे गलत हुई है, एक मिस्टेक, ये आप इसको करेक्ट कर ले। ये जो माइनस किया 0.96 वैल्यू आएगी बेटा जब इसको माइनस करें, ठीक है। फिर ये जो जब मैं इसको 96/100 लिखूंगा, 100 ऊपर चला जाएगा तो 2 जीरो ऊपर जाकर ऐड हो जाएंगे, नीचे 96 ऐड हो जाएगा, 96 1 जार, और ये बेटा बन जाएगा आपको 1000 रुपीज कॉस्ट प्राइस। ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, जब आप इसको करेंगे आपको ये बिल्कुल सेम पुट करना है। आपको सेलिंग प्राइस दी है, लॉस्ट ये आपको परसेंटेज दी है, आपको कॉस्ट प्राइस निकाला, जो अभी फॉर्मूला किया करना है, इसको सॉल्व सेम आएगा। मैं चाह रहा हूं कि वीडियो लेंथी ना हो जाए, बस वो एक मेरा रीजन है, ठीक है। चलिए ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स पता है आपको क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 1 2 3 4, नेचुरल नंबर 1 2 3 4। रैशनल नंबर जो डिवाइड में आते हैं, इंटीजर्स जो माइनस में भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर जो अपने टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं, ठीक है। कह रहे हैं जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब 1 2 3 4 5 वहां से आगे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, 1 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर है, एंड 0, और 0 को भी अगर मैं ऐड कर दूं आर कॉल्ड एज, अभी जस्ट मैंने बताया वो क्या होता है, होल नंबर्स होते हैं। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 10 के 10 क्वेश्चन का लेवल जरूर बताना, आपको कैसा लगा लेवल, क्या आपको ये लेवल टफ लगा, मॉडरेट लगा, इजी लगा। अगर आप इस एग्जाम में बैठते, सेम एग्जाम में, तो मिनिमम आपका कितने आपकी करेक्शन आती है, ये आप मुझे बताना अपने हिसाब से, जेन्युइनली आप अपना कमेंट करना, ठीक है। और देखिए कि ये आपको, मतलब ये जो सीरीज या फिर ये जो मैं चाह रहा हूं कि जो वीडियोस आपको हेल्प करे, किसी भी पॉइंट से किसी भी स्टूडेंट को हेल्प कर जाए, तो अगर आपके ये हेल्पफुल है तो जरूर कमेंट करना, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने कमेंट किए तो एक ये मोटिवेशन रहता है कि हाँ यार स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब वीडियो के नीचे कोई भी कमेंट ना आए तो फिर ऐसा लगता है कि यार स्टूडेंट भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप जितना कमेंट करेंगे उतनी एक मोटिवेशन रहेगी, मैं उतनी एनर्जी से और बेटर चीज लाकर आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।